तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो मासिक एग्जाम होता है, मंथली एग्जाम जो होता है, उसका जून महीना का साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। किसका क्वेश्चन है ये? साइंस का रहने वाला है। आपको पता है कि मंथली एग्जाम जो होता है वह 50 नंबर का होता है। आज हम लोग इसके 30 ऑब्जेक्टिव सवाल जो पूछे जाते हैं वो हम लोग 30 का 30 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग का सबसे पहला जो सवाल है बाबू ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सवाल है कि उत्तल लेंस कैसा होता है? तो ए नंबर ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। बी नंबर ऑप्शन है की मोटाई सभी जगह समान होती है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे है लेंस में, ध्यान दीजिएगा। लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो याद रखिएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या बाबू 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। आगे है पानी से भरी बाल्टी की गहराई, ध्यान दीजिएगा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है तो वो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है बाबू? प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें लिखा है प्रकाश का अपरिवर्तन, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रखिएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा बाबू? तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। क्या होता है? प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है ये 5वां नंबर सवाल है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको पता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवाल है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको पता है कि P बराबर आपको क्या निकालना है? फोकस दूरी निकालना है, मतलब इसका क्या निकालना है? पावर निकालना। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100 बाई में F हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 100 बटा में 25, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 4D। याद रखिएगा, आपको तरीका निकालने का भी आपको देखना है, याद रखना है। 4D हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा 6 का। आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास जो अगला बाबू सवाल है 7वां नंबर, वो सवाल है क्या? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में होता है? तो याद रखिएगा बाबू, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होते हैं? वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होगी? अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, चलिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तब आप याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपको याद रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है। तो किधर मुड़ जाती है बाबू? तो याद रखिएगा वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा शरीर में भोजन का पचना जो है बाबू वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है कि समीकरण 2Cu + O2 रिएक्शन प्रतिक्रिया बोलते हैं 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह जो अभिक्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा बाबू? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। 13 नंबर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से रिडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो बाबू याद रखना है कि निम्नलिखित में से रिडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ZnO प्लस कार्बन रिएक्शन होगा तो ZnO प्लस CO2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2S हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा बाबू? बी, H2S। ठीक है ना, ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक जो होता है बाबू क्या करता है? और इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला होता है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर है कि SO2 की विरंजक क्रिया SO2 के किस गुण को दर्शाती है?
तो आपको याद रखना है किसको दिखाएगा ये, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवकारक गुण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अवकारक गुण को दर्शाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है बाबू वो होता है ब्लू, नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। 18 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो निम्नलिखित में से जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl रिएक्शन AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का जो 19वां नंबर है क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अब 19वां नंबर जो है कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 रिएक्शन 2HCl प्लस S में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है, तो इसमें जो है S जो है बाबू ऑप्शन नंबर बी यानी S जो है सो क्या कर रहा है, अवकारक है, क्या है, ऑक्सीकारक है, ठीक है ना। 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किसी ताजा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। तो आपको पता है कि किसी भी चीज में आप देखते होंगे कि कोई चीज को सुरक्षित रखने के लिए जो हम लोग को प्लास्टिक के भरा हुआ मिलता है उसमें जनरली किसका यूज होता है, तो नाइट्रोजन का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया के उपरांत बनते हैं, तो आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसकी क्रिया अब उपरांत क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से निकलता है ना, जल और ऊर्जा इसके उपरांत बनते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है ना, और ऊर्जा भी निकलता है ना। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का क्या हो जाएगा, डी। अब है कि निम्नलिखित में 22 नंबर हो जाएगा कि निम्नलिखित किस में किण्वन क्रिया होती है, तो बाबू किण्वन क्रिया किस में होगा, तो ईस्ट में होगा। किस में होगा, ईस्ट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का बी हो जाएगा। अब है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय श्वसन जो होता है बाबू वो किस में हो जाएगा, आपका 23 का जो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है, कोशिका द्रव में, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव। आगे बढ़ते हैं, 24 का है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन क्रिया होता है, तो आपको पता है कि टिड्डा या तिलचट्टा में ट्रैकिया द्वारा होता है। किसमें होता है, वो ट्रैकिया द्वारा होता है। 24 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपको याद रखना है गिल्स में किसके द्वारा होता है, गिल से मछली सांस लेता है। किसका लेता है, तो मछली हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और फेफड़ा से कौन लेता है, तो मनुष्य लिख लीजिएगा, मनुष्य महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, तो आपको ट्रैकिया याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वां नंबर सवाल है बाबू कि मानव शरीर की कौन सी संरचना बक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है, तो बक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करने वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा डायफ्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है कि पौधे में श्वसन किस भाग में होता है, तो याद रखना है कि पौधे में जो श्वसन होता है वो पत्तियों में होता है बाबू। किस में होता है, पत्तियों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बाबू हम लोग का 27 नंबर जो सवाल है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्वास नली, गिल्स, नसिका छिद्र और रक्त। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, ब्लड। चलिए आगे है कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है बाबू, तो खाद्य पदार्थ का जो परिवहन होता है वह जाइलम द्वारा होता है। किसका द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है। 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 29 नंबर क्या हो जाएगा कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो चालनी नलिकाएं जो होती है बाबू वो हमारे फ्लोएम में ही पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जाइलम वाहिकाएं जो होती है वो आपकी मृत कोशिकाएं होती है। क्या हो जाएगी, मृत कोशिकाएं हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे, तो आज हम लोग 30 सवालों को किए हैं, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण 30 सवाल हैं उसको हम लोग किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस तरह का भी एग्जाम जो हो, इसी तरह का सवाल जो होता है वो बिहार बोर्ड में आ जाता है। ये सवाल जो आपका मंथली एग्जाम होता है वो आपके एग्जाम के लिए, आने वाले जो फाइनल एग्जाम उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाले हैं। यदि आप हर सेट को लगाते हैं, याद करते हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।